नमस्कार मित्रों, विवेचना.com में मैं डॉक्टर त्रिभुवन सिंह प्रयागराज से पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हमारी चर्चा का विषय अभी भी वही है, क्या शूद्रों को शिक्षा और संपत्ति से वंचित किया गया? इसके क्या कोई प्रमाण है या ये सिर्फ अफवाह जन्य है? धर्मपाल जी की पुस्तक जो 1972 में छपी थी, द ब्यूटीफुल ट्री, उसने इस बात को प्रमाणों के साथ खंडित किया है कि जब तक भारत में शिक्षा व्यवस्था हिंदुओं के पास थी, भारतीयों के पास थी, ब्राह्मणों के पास थी, तब तक शूद्रों को शिक्षा से वंचित नहीं किया गया। कालांतर में गुरुकुलों को नष्ट करके जब मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई तो अवश्य ही न मात्र शूद्र वर्ण बल्कि अन्य वर्ण भी शिक्षा से वंचित हुए। इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है। परंतु आज एक नए दस्तावेज, एक नए डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। 1799 में टीपू सुल्तान को हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में 1800 में डॉक्टर हैमिल्टन बुचनन, फ्रांसिस हैमिल्टन बुचनन नामक एक डॉक्टर को, वो पेशे से एक डॉक्टर थे, उनको दक्षिण भारत का सर्वे करने के लिए नियुक्त किया और इसके लिए उनको करीब 30 या 35,000 पाउंड उस समय दिए गए थे। उन्होंने सर्वेक्षण करके 1907 में एक पुस्तक लिखी, जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, कन्नरा एंड मालाबार। ये है पुस्तक। ये पुस्तक करीब 1500 पृष्ठों में संकलित की गई है, 3 वॉल्यूम में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मात्र 200 वर्ष पूर्व 1807 में जब पुस्तक लिखी गई तो इस 1500 के पूरे ग्रंथ में कहीं भी यह शब्द उद्धृत नहीं है कि अनटचेबल थे, अनटचेबिलिटी थी पूरे भारत में। यह शब्द अभी को, यह शब्द वर्णित ही नहीं, उद्धृत ही नहीं। जबकि यह पुस्तक किस संदर्भ में लिखी गई है? पुस्तक लिखी गई है फॉर द एक्सप्रेस पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, आर्ट्स एंड कॉमर्स, द रिलीजन, मैनर्स एंड कस्टम्स, द हिस्ट्री, नेचुरल एंड सिविल एंड एंटिक्विटीज़। मतलब यह भारत के समाज, धर्म, रीति रिवाज, भारत के एग्रीकल्चर, भारत के कॉमर्स और ट्रेड के बारे में इसमें विस्तार से इसमें सर्वेक्षण किया गया है। और ये पुस्तक आज भी उपलब्ध है। गूगल आर्काइव में अगर आप जाएंगे और लिखेंगे इस पुस्तक का नाम और PDF आगे करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। यह पुस्तकें आज की समय में तथाकथित जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, सामाजिक सरोकार रखने वाले बुद्धिजीवी हैं, वो इसको नहीं पढ़ते हैं। शायद उन्होंने इसका नाम भी ना सुना हो। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि पूरे विश्व की इकोनॉमिक हिस्ट्री की जब बात की जाएगी तो फ्रांसिस हैमिल्टन बुचनन का उदाहरण दिए बिना ऐसा संभव नहीं है कि आप विश्व के आर्थिक इतिहास की बात कर लें। इस पुस्तक में 2-3 संदर्भ मैं देना चाहूँगा और भी बात करेंगे। लेकिन अभी चूँकि बात चल रही कि क्या शूद्रों को शिक्षा और संपत्ति से वंचित किया गया, तो यहाँ पर सिर्फ दो उदाहरण देना चाहूँगा। इसमें वॉल्यूम 3 में, इस पुस्तक के वॉल्यूम 3 पृष्ठ 31 पर लिखा है कि ब्राह्मण्स ऑफ तलवा लाइक द नंबूरीज प्रिटेंड दैट द कंट्री वॉज क्रिएटेड एक्सप्रेसिवली for their use by Parazuram and that they are the only persons entitled to be called Valiki or proprietors of the soil। ये कह रहे हैं कि बुचनन लिख रहे हैं 1807 में कि ये बात कहाँ के कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कनाडा की।
कि ब्राह्मण ऐसा मानते हैं कि यह भूमि परशुराम ने उत्पन्न की थी उन्हीं के इस्तेमाल के लिए, और वह ही मालिक है, वह मीन्स ब्राह्मण मालिक है। फिर आगे लिखते हैं, इट वुड नॉट अपीयर हाउएवर दैट इन तुलावा दिस स्टोरी वॉज सो सक्सेसफुल एज इट हैज बीन मलयाला। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये तुलावा की बात हो रही है यहाँ पे। तुलावा नामक इस जगह पर ये स्टोरी उतनी सफल नहीं है जितना कि मलयालम में है। द ब्राह्मण्स इंडीड से that they did not like the country and were always running away to city called Aichhatra, which seems to be in Telangana. भूचरण कह रहे हैं कि ब्राह्मण कहते हैं कि वह इस जगह को नहीं पसंद करते और अहिच्छत्र जाना चाहते हैं, जो संभवतः तेलंगाना में है। At present, आगे लिखते हैं, एट प्रेजेंट हाउएवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द कंट्री बिलोंग्स टू द बुन्स एंड अदर शूद्रास हु स्टाइल देमसेल्फ प्रोपराइटर्स, although the Brahmins are willing only to give them the title of mulakaras or tenants। ये कह रहे हैं कि यद्यपि इस स्थान पे अधिकतर भूमि बुन्स और अदर अन्य शूद्र वर्ण के लोगों के कब्जे में है और वही मालिक हैं, यद्यपि ब्राह्मण उनको सिर्फ किराएदार या मानने को मानते हैं, तैयार हैं, मानने को तैयार हैं। फिर कहते हैं कि द प्रॉपर्टी इफ एवर इट बिलोंग टू द ब्राह्मण्स हैज़ बीन इंटायरली एलिनेटेड, नॉर इज देयर इवन ए प्रेटेंस सेटअप ऑफ द ब्राह्मण्स हैविंग ए पावर ऑफ रिडेम्पशन। कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी यदि कभी ब्राह्मणों के पास यह रही भी हो, जैसा कि वो क्लेम करते हैं, तो आज की स्थिति में ऐसा नहीं है। आज की स्थिति में यह अधिकतर भूमि शूद्रों के कब्जे में है और वही मालिक है, और ऐसा लगता भी नहीं है कि भविष्य में कभी ब्राह्मण इस पर दोबारा कब्जा कर पाएंगे या मालिकाना हक ले पाएंगे। द बाल्कीज मुलाकार्स आर प्रोपराइटर्स आर आंसरेबल फॉर लैंड टैक्स, और यहाँ पे जो मालिक है, जिसके कब्जे में ज़मीन है, वही यहाँ पे लैंड टैक्स देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये 1800 की बात चली, 1807 की बात चली। ब्रिटिश का कब्जा भारत में हुआ था 1757 में। 1750 में इकोनॉमिक हिस्ट्री ये कहती है कि भारत विश्व के 24% जीडीपी का उत्पादक था, लेकिन निरंतर लूट होते होते 1800 तक भारत की जीडीपी का जो स्तर है वो गिर करके 20% बचा। मतलब भारत 1800 में पूरे विश्व की 20% जीडीपी का उत्पादक था। ये तब की स्थिति का वर्णन चल रहा है। इसका अर्थ है कि अभी भी ब्रिटिश भारत के जो देसी उद्योग थे और देसी कृषि थी, देसी वाणिज्य थे, उनको अभी पूरी तरह से नष्ट करने में सफल नहीं हुए हैं, और वे अभी सिर्फ भारत को लूट रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी भी यहाँ पे मिस्ट्री, चूँकि फ्रांसिस हैमिल्टन एक पेशे से एक डॉक्टर था, तो अभी भी उसका मिशनरी उद्देश्य यहाँ पे झलक नहीं रहा है कि वह यह भी उसी में वर्णित करता कि ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को शोषित किया गया था। और एक आपको और उदाहरण देना चाहूँगा। आपको ये पता होना चाहिए कि गोवा पे सबसे पहले कब्जा हुआ था पुर्तगालियों का। वास्को डिगामा भी पुर्तगीज़ ही था, और उसने और उसके बाद के जो भी लुटेरे आए उन्होंने गोवा पे कब्जा किया। तो यहाँ पे एक उदाहरण है इस बात का। हाँ, यहाँ पे एक स्थान का वर्णन है, उसको ये कह रहे हैं कि होसोबेटा। होसोबेटा इज आल्सो फ्रिक्वेंटली कॉल्ड बिटली मंजेश्वरा। इसको बिटली मंजेश्वरा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रॉम इट्स हैविंग बिलोंग टू अनदर जैन चीफ नेम्ड हेगड़े राजा बिटली।
जो कि एक जैन राजा हेगड़े राजा बिटली के अधिकार में था। पुर्तगाल पे जब कब्जा किया तो वहाँ पर भी इन्होंने, ईसाइयों ने वहाँ के मंदिर नष्ट किए, वहाँ के लोगों को लूटा, वहाँ के लोगों को परसिक्यूट किया और उनको विवश किया कि वह उसको छोड़ के भाग जाएं, अपनी जड़ जोरू अपनी ज़मीन छोड़ के भाग जाएं, जिससे उस पर उनका कब्जा कर सके। यही रणनीति रही है ईसाइयों की भी और मुगलों की भी, जड़ जोरू ज़मीन पर कब्जा करने का। तो यहाँ पे उदाहरण देता है, ये करीब 150-200 साल पहले की बात होगी। और जब इसको बुचनन ने लिखा था तो बुचनन उसी को उद्धृत कर रहा है कि द प्रिंसिपल इनहेबिटेंट्स ऑफ होसोबेटा एंड इंडीड ऑफ मेनी ऑफ द टाउन्स इन तलवा आर कांकड़ीज। ये होसोबेटा के अधिकतर निवासी और तुलावा के अधिकतर कस्बों में कोकड़ी रहते हैं। ये लोग कौन हैं? आर पीपल डिसेंडेड फ्रॉम नेटिव्स ऑफ कांकड़ा, जो कांकड़ से आए हैं। दे से वह क्या कहते हैं? दैट दे फ्लेड हिदर टू अवॉइड परसिक्यूशन एट गोवा देयर नेटिव कंट्री। वह कह रहे हैं कि वह ईसाई अत्याचारों से बचने के लिए अपने देश अपनी जन्मभूमि गोवा को छोड़कर आए थे। द वाइसराय व्हेन दिस ऑर्डर अराइव्ड वाज, दे से, वो कह रहे हैं कि वाइसराय जो जब ये ऑर्डर पहुंचा पुर्तगाल से कि सबको गोवानियों को, देसी हिंदू गोवानियों को ईसाइयों में कन्वर्ट कर दो, तो कह रहे हैं कि जो वहाँ का वाइसराय था, ए वेरी लीनियंट गुड मैन एंड परमिटेड ऑल द नेटिव्स हु चोज टू रिटायर टू कैरी देयर इफेक्ट्स विद देम एंड अलाउड देम 15 days टू अरेंज देयर अफेयर्स। तो वहाँ के जो वाइसराय था वो बड़ा दयालु था और उसने 15 दिन का समय दिया था कि आप अपनी जो चल संपत्ति है या जो अचल संपत्ति बेच के आप भाग सकते हैं, 15 दिन के अंदर आप भाग जाएं तो आपको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंगली ऑल द रिच पीपल, ब्राह्मण्स एंड शूद्रास, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंगली ऑल द रिच पीपल, ब्राह्मण्स एंड शूद्रास रिटायर टू द तुलावा विथ सच ऑफ their property as they could in that time realize, and now they chiefly subsist by trade। इस आदेश के आने के बाद जो गोवा के धनी ब्राह्मण और शूद्र थे वह वहाँ से भाग के तुलावा आ गए, क्या करके? अपनी प्रॉपर्टी को जो इस छोटे से अल्पकाल में बेचा जा सकता था, बेच सकते थे, रियलाइज़ कर सकते थे, उसको चल संपत्ति में कन्वर्ट कर सकते थे उसको, और जो उनके पास चल संपत्ति थी उसको लेकर के वो तुलावा आ गए और यहाँ पे वो व्यापार के द्वारा जीवन यापन कर रहे हैं। करके बोथ ब्राह्मण एंड शूद्रास आर कॉल्ड बाई नेशनल एपेलेशन ऑफ कांकरीज एंड द अदर ब्राह्मण्स विल हैव नो कम्युनियन विद दीज एग्जाइल्स। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो शूद्र और ब्राह्मण हैं दोनों को उनकी देसी उपाधि कांकड़ी से या कोकड़ी के नाम से जाना जाता है और यहाँ के ब्राह्मणों का इन भगाए गए ब्राह्मणों से, निर्वासित किए गए ब्राह्मणों से कोई बोलचाल नहीं है। फिर आगे लिख रहे हैं कि दे आर हाउ एवर इन फ्लरिशिंग सर्कमस्टांसेस, दे मीन्स यहाँ पे करें ब्राह्मण और शूद्रों दोनों के लिए कह रहे हैं कि वह हाउ एवर इन फ्लरिशिंग, अब वह उन्नति कर रहे हैं, फूल फल रहे हैं। एंड आई सॉ सम ऑफ देयर मैरिज प्रोसेशंस पासिंग टुडे, और आज मैंने कोई इनकी शादी बारात देखी, अटेंडेड बाई नंबर ऑफ एग्जिटिंगली वेल ड्रेस्ड पीपल एंड वेरी हैंडसम गर्ल्स, और जो कि इन बारातों में बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए लोग थे और सुंदर लड़कियां थी। द पुअर कांकड़ीज हु रिमेन्ड बिहाइंड एट गोवा वेयर ऑफ कोर्स ऑल कन्वर्टेड टू what was called Christianity। जो गरीब कांकड़ी थे जो गोवा में बच गए थे उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया, कर दिया गया। अब जो भी मुस्लिम धर्म है, जो भी ईसाई धर्म है, उनका एकमात्र मोटो होता है कन्वर्जन। वो ताकत के दम पर उन्होंने किया यहाँ पर गोवा में, जो जिसका कि आप
उदाहरण देख रहे हैं। 1807 एक वह समय काल था। अभी जो चीफ जो फेक नैरेटिव लिखने वाला फैक्ट्री ऑफ फाल्सूट्स जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी 1884 में, और जो 1884 में वो विलियम जोन्स आया इंग्लैंड से भारत, कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बन करके, वो 1886 में फेक स्टोरीज लिखना शुरू करता है भारत के बारे में, और वो अभी यूरोप निर्यात हो रही हैं, यूरोप जा रही हैं, उनको नए कलेवर में परोसा जा रहा है उसकी कहानियों को। तो अभी वो वापस पूरे यूरोपी उन कहानियों से पूरी तरह से उनका माइंडसेट नहीं हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा अफवाहबाज है वो मैक्स मुलर, वो 1859 में 1857 के विद्रोह के बाद वो दूसरा नैरेटिव लिखेगा, फेक आर्यन अफवाह लिखेगा, जिसको भारत के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, और फिर ये कहानी लिखी जाएगी कि किस तरह से तथाकथित आर्यों अर्थात सवर्णों ने, अब सवर्ण क्या है, सवर्ण क्या है, इस पर भी जो है, सवर्णों ने किस तरह से एक वर्ग जो कि ईसाइयों के लूट के द्वारा बेरोजगार हो चुका था। ईसाइयों ने जब भारत के आगे आने वाले कई वर्षों में भारत की कृषि, वाणिज्य और देसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को नष्ट कर देगा, तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा तैयार होगा आने वाले समय काल में जो बेरोजगार होगा, जिसके पास खाने का भोजन नहीं होगा, रहने का घर नहीं होगा, पहनने का कपड़ा नहीं होगा, और उस पर ये आर्यन अफवाह अप्लाई करके पूरे जनसमूह, भारतीय जनसमूह में आने वाले समय काल में ये आर्यन अफवाह को अप्लाई किया जाएगा, और ये कथा रची जाएगी, एक झूठ रचा जाएगा कि किस तरह से ब्राह्मणों ने या सवर्णों ने एक बहुत बड़े वर्ग को 3000 साल से, जब से आर्यन अफवाह रची गई, जबकि डेट लेकर के 3000 वर्ष से उसको प्रताड़ित किया गया, शोषित किया गया, उसको शिक्षा से वंचित किया गया, उसको धन से वंचित किया गया, और इस तरह की अनेक गल्प कथाएं आएंगी जो भारत के और विश्व के विद्वानों के माइंड सेट को तैयार करेंगी। अपने अपने निजी कारणों से वह उस कहानी को, उस अफवाह को परोसेंगे, और फिर कालांतर में इसका विधानीकरण किया जाएगा, और ये अफवाह कालांतर में भारतीय संविधान का हिस्सा बनेगी। इसको हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन यह निश्चित तौर पे ये प्रमाण है, उपलब्ध है, आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। धर्मपाल जी की पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, जो कि उनकी कल्पना कथा नहीं है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों द्वारा एकत्रित किए गए डॉक्यूमेंट से संकलित किए गए जो डेटा है उसके आधार पर लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में शूद्र छात्रों की संख्या तथा कथित सवर्णों या द्विजों से बहुत ज़्यादा अधिक थी, 3 गुना थी, 4 गुना थी। इनफैक्ट जितना उनकी जनसंख्या है उस समय भी थी, और वो जनसंख्या आज भी होगी, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, हिंदू समाज के अंदर उतने ही प्रतिशत लोग वहाँ पे शिक्षा पाते थे। और फिर फ्रांसिस हैमिल्टन बुचनन की यह पुस्तक जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज़ ऑफ मैसूर, कैनरा एंड मालाबार, 1500 पेज की पुस्तक है, जिसमें एक भी जगह पर यह नहीं लिखा गया है कि कोई भी वर्ण भारत का, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति अछूत थी कि नहीं थी, इसका जिक्र तक नहीं है। लेकिन ये कथा आपको बताई जा रही है कि ये 3000 वर्ष से जारी है। तो आगे ये प्रश्न उठेगा, उसका उत्तर भी मैं दूंगा कि भारत में अछूत प्रथा का जन्म कब और कैसे हुआ। लेकिन यह किसी हिंदू धर्म के शास्त्रों के कारण ऐसा हुआ था, इससे कोई संबंध नहीं है, ये स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि अगर ये होता तो इस पुस्तक में भी कहीं ना कहीं जिक्र होता। 1500 पेज की पुस्तक है, आप भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, इस पुस्तक का नाम लिखिए, और पुस्तक का नाम फिर बता देता हूँ, जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज़ ऑफ मैसूर, कैनरा एंड मालाबार। इसके आगे लिखिए PDF,
गूगल आर्काइव में आपको पुस्तक डाउनलोड कर जाएगी, मिल जाएगी। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, और जो अफवाहें भारत के बारे में इतने वर्षों से रची जा रही हैं उसको आप प्रमाणों के साथ खंडित कर सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।